Chalo, good morning once again. So yesterday what we concluded different characteristics of a team. Today we are going to see what are the importance of team. So today the topic which I am going to cover is importance of a team. Okay, so importance of a team today we have to cover. What are the importance? Why they are so much focused on a team organizations? देखो हम लोगों ने previously we have seen different models of OB. What are those models of OB? Autocratic model, उसके बाद कस्टोडियल मॉडल, कलीजियल मॉडल एंड देन द फाइनली द पार्टिसिपेटिव मॉडल. इसके अलावा भी हमने देखा था सिस्टम मॉडल, कंटिजेंट मॉडल. लेकिन अगर हम इतना आगे नहीं भी जाए, जो चार मॉडल हम लोगों ने देखा था न्यू स्टॉर्म के द्वारा दिया गया है ये चारों मॉडल, तो उस मॉडल में भी देखा था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स टीम कॉन्सेप्ट. व्हाट इज दिस टीम कॉन्सेप्ट इज जो जो फाइनली पार्टिसिपेटिव मॉडल था वो एक तरह से टीम फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है. पार्टिसिपेटिव मॉडल यानी कि पार्टिसिपेट कराओ, अपने वर्कमैन को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओ, उनको बोलो कि व्हाट आर योर सजेशंस, हाउ यू सी दिस प्रॉब्लम एंड हाउ व्हाट आर योर व्हाट इज द व्हाट डू यू हैव सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम्स. तुम्हारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस है जो तुम हमें दिखा सकते हो. तो दिस इज अ टाइप ऑफ पार्टिसिपेटिव मॉडल एंड पार्टिसिपेटिव मॉडल इज समहाउ सपोर्टिंग द टीम ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो टीम ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी टीम ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है आजकल. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट जब देखेंगे तो देखेंगे इन्हांस्ड और द इन्हांस्ड परफॉर्मेंस. अगर हम एज ए टीम एक्टिविटी काम करते हैं तो जो हमारे परफॉर्मेंस होंगे वो काफ़ी इन्हांस्ड होंगे. तो द फर्स्ट थिंग इज enhanced परफॉर्मेंस. ठीक है, इन्हांस परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ? इन्हांस परफॉर्मेंस का मतलब हुआ, हाँ तुम्हें याद होगा हमने बताया था ग्रुप फॉर्मेशन के टाइम में जिनकी ग्रुप लोफिंग एंड सिनर्जी इफेक्ट. दिस कम्स सिनर्जी इफेक्ट कम्स देयर. इन्हांस्ड परफॉर्मेंस मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल को आप अलग अलग टास्क देते हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जबकि हम सारे इंडिविजुअल्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं और एज ए टीम फॉर्मेट हम उनको काम करने के लिए देते हैं, तो जो उनका आउटकम होगा वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल आउटकम से हायर होगा. कैसे? जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ. ये कम सिनर्जी इफेक्ट, यहाँ पर हम सिनर्जी इफेक्ट देख सकते हैं. जस्ट अ मिनट. सिनर्जी इफेक्ट. ठीक है, सिनर्जी इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू, इट कैन बी एनीथिंग, 3, 4, 5 एनीथिंग बट मोर देन 2. दिस इज सिनर्जी इफेक्ट. मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ इसको, कि सपोज करो कोई एक आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी उसके पास क्या है, पूंजी है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फुल सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा आइडिया नहीं है जहाँ वो इन्वेस्ट कर सके. तो अभी उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई आइडिया नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करे. ए है जिसके पास कैपिटल है, ठीक है, लेकिन इसको अभी कुछ पता नहीं कि वो इन्वेस्ट कहाँ करे. बी है जिसके पास आइडिया है, ठीक है, एंड सी है जिसके पास मैनेजेरियल स्किल्स है. ठीक है, इसके पास क्या है, मैनेजेरियल स्किल्स है. अब अगर हम ए को, बी को और सी को अलग अलग काम करने के लिए बोले तो ऑब्वियसली ये लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन इतना कुछ इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे जितना कि हम ए, बी और सी को एक साथ मिला दे. तो क्योंकि इनके पास अभी सारे पावर आ गए. एक बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए तो कैपिटल भी मिल गया, आइडिया होना चाहिए अच्छा, कुछ न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया, तो आइडिया भी बी जनरेट करके दे रहा. एंड सी के पास क्या है, मैनेजेरियल स्किल है, यानी बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए वो सारे सी के पास है. तो ए बी सी कमिंग टुगेदर कम अंडर द सेम फॉर्मेट किसी एक कंपनी के अंदर आ जाता है. सपोज करो एक्स कंपनी इन तीनों ने मिल करके खोला है, तो इनके पास अब
nothing. They having technical skills, they having ideas, they having capital and they having managerial skill. तीनों इनके पास अब आ गया है. तो दिस इज सिनर्जी इफेक्ट. जब हम अलग अलग इन्हीं को बोलेंगे परफॉर्म करने तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, बाकी के दो चीज़ जो है वो लैकिंग है. लेकिन जब तीनों एक साथ आ जाएंगे तो जो भी इनके प्रॉब्लम्स थे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. अगेन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, सारे ए बी सी तीनों एक दूसरे की कमियों को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो इट्स सो सिनर्जी इफेक्ट. एंड सिनर्जी इफेक्ट के का मतलब ही यही होता है कि इंडिविजुअल आउटपुट से अगर हम दोनों को कलेक्टिव आउटपुट अगर हम लेते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट और कलेक्टिव आउटपुट में ज़रूर डिफरेंस होगा. जो इंडिविजुअली अकेले अकेले नहीं कर सकते हैं वो कलेक्टिवली कर पाएंगे. ठीक है, तो ये इन्हांस्ड परफॉर्मेंस हो गया. एक टीम के साथ काम करने का सबसे पहला फ़ायदा होता है कि इंडिविजुअली अगर आप 4 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कलेक्टिवली आप 4 से ज़्यादा ज़रूर करेंगे. क्योंकि कोई प्रोडक्शन में अच्छा हो सकता है, कोई पैकेजिंग में अच्छा हो सकता है, कोई लेवलिंग में अच्छा होता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है. तो जब चारों के चारों इफेक्ट एक साथ आएंगे, किसी रूफ के अंदर एक साथ काम करेंगे तो उनका जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल आउटपुट से ज़्यादा होगा. तो इसी को जो टीम का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है वो तो ये है कि वो आपकी इंडिविजुअल आउटकम को, आउटपुट को इम्प्रूव कर देता है, उसको बहुत हद तक आगे बढ़ा देता है. ठीक है, तो दिस इज इन्हांस्ड परफॉर्मेंस, यानी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस कर देता है, हाई कर देता है. ठीक है, अगर वो टीम में परफॉर्म कर रहा है तो. इसके अलावा इन्हांस्ड परफॉर्मेंस के अलावा एक सेकंड है, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट. सेकंड वन इज व्हाट? एम्प्लॉय बेनिफिट. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्यों काम करता है? सिर्फ वो काम करने के लिए काम नहीं करता है. देयर ही गेट सो मच अदर बेनिफिट्स आल्सो. कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहता है आजकल के, जैसे कि हमने पार्टिसिपेटिव मॉडल में देखा था, नाउ उससे भी ज़्यादा हमने सिस्टम मॉडल में देखा था कि दे वांट अ टाइप ऑफ ऑटोनॉमी. ठीक है, उनको थोड़ा फ्रीडम चाहिए. वो कैसे काम करना चाहते हैं, क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्या उनका प्लान होगा फर्दर वर्क, क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो खुद ही डिसाइड करना चाहते. नहीं कि ऑटोक्रेटिक मॉडल की तरह नहीं कि किसी ने उनको बता दिया एंड दे हैव टू फॉलो सच एंड सच लाइन्स, उनको उसी लाइन पे काम करना है. वो तो बहुत पुराना, बहुत ट्रेडिशनल तरीका था काम करने का. अब हर एक एम्प्लॉय को सर्टेन लेवल पे फ्रीडम चाहिए टू ऑर्गेनाइज देयर ओन प्लान. कैसे वो प्लान करेंगे, कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे एंड फर्दर वो अपने गोल को अचीव करेंगे, और उनका गोल अचीवमेंट होगा अलाइंड विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है वैसे परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स का, अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइंड नहीं है तो. लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट का यहाँ मतलब होता है कि आपको सर्टेन लेवल पर, टीम में अगर आप हैं और आपको सर्टेन लेवल पे फ्रीडम मिल रहा है कि ठीक है तुम अपना खुद डिसाइड करो कि क्या तुम्हारा प्लान है एंड हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर प्लान एंड हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर प्लान्स. ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट ये हो रहा है कि उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है काम करके, एक सोशल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एक टीम में वो काम करो, टीम इज फंक्शनिंग देयर एज ए सोसाइटी एंड दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट. ठीक है, तो उसको एक सोशल सपोर्ट मिल रहा है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक जो अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन अ टीम. तो ये सारे जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उससे एक एम्प्लॉय बाहर निकल पाता. वो स्ट्रेस को बिल्कुल फील किए बिना काम कर सकता. अगर बाहर से ऊपर से हम हमेशा प्रेशर दे, जैसा कि हम हायरार्कियल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि अगर वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से वन वे कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन, इफ़ द कम्युनिकेशन इज ओनली फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, तो आप क्या कर सकते हो, और यू विल फील सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. हेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन डू व्हाट यू रियली वांट टू डू. ठीक है, और इस तरह से आपको क्या होगा कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन आपका जो होगा वो आपको मिलेगा. इससे आपका मोरल हाई होगा, और अगर मोरल हाई होगा तो ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, इन्हांस्ड होगा. तो अगेन जो एम्प्लॉय बेनिफिट है वो यही है कि एम्प्लॉय बेनिफिट के तौर पे आप देख सकते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन है. लोग एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा. जॉब सेटिस्फैक्शन अगर हाई होगा तो सिमिलरली जो मोरल होगा वो हाई होगा. अगर मोरल हाई हुआ तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बिल्कुल अप, वेरी हाई.
ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा। तो दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम बता सकते हैं आपको। एक होता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। सी आई एम राइटिंग हियर रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट कैसे होगा टीम में फंक्शन करने से? क्या कौन सी चीज़ ऐसी हो जाएगी कि कॉस्ट रिड्यूस्ड हो जाएगा? बिल्कुल, हमने आपको को पार्टनरशिप बताया था ना। को पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, इनको पता होता है कि वॉट एवर इज द गोइंग, जो भी हमारा आउटकम होगा, वॉट एवर विल बी द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी विल हैव आवर शेयर इन दैट। ठीक है, जो को पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था कि हमारा उसमें कुछ ना कुछ शेयर होगा, हमारा भी उसमें कुछ ना कुछ स्टेक होगा। इसीलिए आप चाहोगे कि कम से कम एरर्स हो, फ्यूअर एरर्स एंड फ्यूअर स्क्रैप्स। ठीक है, यू विल मोर फोकस ऑन रिड्यूसिंग द एरर्स एंड स्क्रैप्स सो दैट द आउटकम जो होगा वो हाई होगा विदाउट एनी वेस्टेज। तो वेस्टेज कंट्रोल करेंगे, सारे जो मेंबर्स होंगे इस टीम के वो खुद ही कोशिश करेंगे कि वो जो वेस्टेज है उसको कम से कम करके रखें। और अगर वेस्टेज मिनिमाइज होगा तो ऑब्वियसली जो आउटकम होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो जो होगा, जो नॉर्मली होता उससे ऑब्वियसली हाई होगा और उसमें आपको शेयर मिल रहा है, इसमें आपको एक आपको आपका पोर्शन मिल रहा है। ठीक है, जो टीम का एक्चुअली फॉर्मेट होता है कि यू आर वर्किंग एज ए टीम एंड एवरी मेंबर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सक्सेस एंड फॉर द फेलियर ऑफ द पर्टिकुलर गोल और टास्क वॉरेवर। ठीक है, तो रिड्यूस्ड कॉस्ट का मतलब होगा कि आपने एक तरह से क्या किया कि आपने ध्यान दिया कि कहाँ पर आप मिनिमम से मिनिमम वेर यू कैन मिनिमाइज द स्क्रैप्स, वेर यू कैन reduce the errors, where you can keep control over the wastage of the resources। तो अगर आपने ये सारे वेस्टेज को कंट्रोल कर लिया, स्क्रैप्स को कंट्रोल कर लिया, तो एक कॉस्ट तो आपने ऐसे रिड्यूस कर दिया। और भी एक कॉस्ट है जो इससे टीम के एफर्ट से रिड्यूस हो सकता है। वो कौन से कॉस्ट होंगे? ऑब्वियसली वो जो कॉस्ट होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्नओवर एंड द एब्सेंटिज्म कॉस्ट। अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है, अगर हाई एट्रिशन रेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एट्रिशन रेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ रहा है? जितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं आपको उस जो वैकेंट पोजीशंस है उसको फिल करने के लिए अगेन हायरिंग करना पड़ रहा है, रिक्रूटमेंट करना पड़ रहा है। रिक्रूटमेंट के लिए आपको पहले एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट के बाद आपके पास इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, फिर आप उनका इंटरव्यू लोगे, एग्ज़ाम्स लोगे, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज और टाइम उसमें जाया होता है, फिर आप उनको ट्रेनिंग दोगे, उसके बाद वो समहाउ दे आर एबल टू परफॉर्म दैट टास्क और फिर से वो छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्टिन्यूअस जो आपका एक कॉस्ट है रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग पे वो आपको लगाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे टीम का मोरल हाई है, जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो काफ़ी टीम स्पिरिट से एकदम से भरे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो उनका रेट ऑफ एट्रिशन है या जो टर्न अराउंड रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाएंगे, और क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन आफ्टर इन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो क्यों जाएंगे किसी दूसरी जगह पे? इफ़ दे आर सेटिस्फाइड दे also tend to continue their durations and they continue their job because they are satisfied, their morale is high, and so the जो रिक्रूटमेंट का कॉस्ट है, जो एब्सेंटिज्म का कॉस्ट है, किसी के एम्प्लॉय के एब्सेंट होने पर जो आपका काम रुक गया है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी रुक गई है, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, वो कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। तो दो कॉस्ट आपने, अगर आप टीम एक्टिविटीज़ करा रहे हो तो आप दो कॉस्ट से बच सकते हो। पहला कॉस्ट तो ऑब्वियसली टीम स्पिरिट से भरे हुए हैं लोग, तो वो खुद चाहेंगे कि जो रिडक्शन है, जो स्क्रैप्स हैं, जो एरर्स हैं वो कम से कम हो। और दूसरा कि जो एब्सेंटिज्म कॉस्ट है, किसी के एब्सेंट होने से जो काम रुका पड़ा है, तो जो रुकने की वजह से भी आपको आपके टाइम बर्बाद हो रहे हैं, आपके रिसोर्सेज मिस यूटिलाइज या अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं आपके गोडाउन में, तो वो जो आपका काम है वो रुका हुआ है। और दूसरा जो काम हो जाएगा, जो टर्नओवर रेट है, अगर बहुत ज़्यादा लोग छोड़ करके जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट होगा, जो हायरिंग कॉस्ट होगा वो हाई होगा। तो अगर टीम ऑर्गेनाइजेशन, टीम फॉर्मेट के रूप में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो इस तरह के कॉस्ट पे क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, और इस तरह से इन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। तो रिड्यूस्ड कॉस्ट समझ में आया? कौन कौन से कॉस्ट इसमें आप रिड्यूस कर रहे हैं? पहला
कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जो रिसोर्सेज को हम मिस यूटिलाइज करते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, वी आर नॉट वेरी मच कमिटेड टू द आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ध्यान नहीं देते कि क्या बर्बाद करें, सिर्फ लाइट जलता हुआ छोड़ दिया। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमारा कमिटमेंट लेवल हाई होगा तो ऑब्वियसली हम ये सब छोटे छोटे कॉस्ट पे भी ध्यान देंगे कि हम लाइट स्विच ऑफ कर देंगे, पानी का टैप कहीं खुला हुआ है तो ऑब्वियसली हम उस टैप को बंद कर देंगे। दीज आर द आल्सो कॉस्ट। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारे कॉस्ट हम डिपेंड करता है, वो एक तरह का मेजर कॉस्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप इसको बचा करके या सेव करके रखते हैं तो ये सारे कॉस्ट बचे हुए होते हैं। तो जितना आपका हाई मॉरल और जॉब सेटिस्फैक्शन हाई रहेगा उतना ही जो कॉस्ट है वो लोअर एंड लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ हाई एम्प्लॉय बेनिफिट, इफ़ देयर इज़ enhanced performance, there will be lower and reduced cost। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो तीसरा बेनिफिट है वो ऑब्वियसली, जो फोर्थ बेनिफिट होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल इन्हांसमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल इन्हांसमेंट। ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल इन्हांसमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल इन्हांसमेंट का क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली अभी मैं ऑर्गेनाइजेशनल इन्हांसमेंट को एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल इन्हांसमेंट का मतलब हुआ ये कि अडेप्टिंग टू द चेंजेस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपडेट नहीं करता रहेगा विद अ चेंजिंग इन्वायरमेंट तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मैं कितनी बार एग्जांपल्स में आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि सपोज करो डीमोनेटाइजेशन का एग्जांपल हम लेते हैं, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम में दिस बिकम्स द नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने आप को ऑनलाइन करे, अपने पेमेंट को ऑनलाइन करे, एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक ऑनलाइन कर ले। ठीक है, जैसे कि पेमेंट पेन हम लोगों ने देखा था कि इवन चाय वाले ठेले वालों ने लोगों ने भी पेटीएम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो एक नीड हो गया था। अब यहाँ पर कैश है नहीं किसी के पास खर्चा करने के लिए। अगर आप ऐसे में अभी भी लकीर के फ़कीर बने रहो कि नहीं हम तो कैश पे नकद पे काम करते हैं, हमको अभी के पैसा दो, नहीं हमको कैश ही चाहिए, नहीं, तो देन दे गो फॉर सो मेनी ऑनलाइन फॉर्मेट ऑफ पेमेंट। लाइक हम देखते हैं कि कितने सारे पेमेंट का ऑप्शंस आ गए हैं। एंड पेटीएम मैं ज़रूर मानती हूँ कि पेटीएम इसमें अपने आप को एक तरह से अर्ली बर्ड रहा है वो इस क्षेत्र में। बहुत सारे ऑप्शंस उसने बहुत लोअर लेवल के जो बिजनेसमैन रहे, बिजनेस करते हैं बहुत लोअर लेवल पे, उन तक पहुंचा है और उनको भी ऑप्शन दिया है कि वो कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन पेमेंट तक कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप अडेप्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को विद द नीड ऑफ द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो यही सारी बातें हैं, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस कवर अप हो चुका है, सम अप हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशनल इन्हांसमेंट का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहता है, अपडेट करते रहता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करने के लिए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो टीम ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि टीम ऑर्गेनाइजेशन में लोग काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्टेन लेवल पे ऑटोनॉमस और फ्रीडम पाया जाता है, राइट। अगेन हम टाइप्स ऑफ टीम्स को लेकर के आगे आएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्लैशबैक में जा कर के थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कहीं भी जहाँ भी आपको सहूलियत हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाय, थैंक यू।